Everyone, welcome back again and today we are going to learn about cancer। और जो ये टॉपिक है ये इम्यूनोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। तो आज के हमारे लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कैंसर के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई एक नॉर्मल ट्यूमर होते हैं जिसको हम बेनिग्न ट्यूमर बोलते हैं, और एक हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कैंसरस होता है। उनमें क्या डिफरेंस है, मतलब हम टाइप्स ऑफ ट्यूमर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की कैंसर को, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को स्टडी करेंगे कि भाई वो एपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है या कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है, किस में हो रहा है। फिर हम यहाँ पे कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कार्सिनोजेंस के बारे में। कुछ फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, कैसे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर कोज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। फिर हम मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कार्सिनोजन किस मैकेनिज्म के थ्रू एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ओन्कोजीन्स। ओन्कोजीन्स वायरल जीन होते हैं और वो कैसे कैंसर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर हम ये समझेंगे कि हमारी बॉडी में एक प्रोटो ओन्कोजीन होता है जो नॉर्मल होता है, पर उसकी कैपेबिलिटी होती है वायरल ओन्कोजीन में कन्वर्ट होने की, जो कि कैंसर कोजिंग होते हैं। तो कैसे कन्वर्जन होता है प्रोटो ओन्कोजीन का ओन्कोजीन में, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा कैंसर कैसे इंड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ कैंसर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर हम समझेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट करता है जब हमारी बॉडी में ट्यूमर होता है, ठीक है। मतलब ट्यूमर एंटीजन कैसे रिलीज होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और एंटीजन ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। फिर हम कुछ वायरस के थ्रू इंड्यूस किए जाने वाले ट्यूमर एंटीजन्स को भी स्टडी करेंगे। हम ट्यूमर एंटीजन की यूनिकनेस को स्टडी करेंगे कि ट्यूमर एंटीजन कैंसर सेल में ही पाए जाते हैं या फिर नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। देन हम लिटिल बिट समझेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। अदरवाइज हम जो इम्यूनोथेरेपी होती है कैंसर के लिए, उसके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। तो अभी यहाँ पे हम कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब कैंसर है क्या एक्चुअली में? देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। सबकी बॉडी में सेल्स हैं। कोई हमारी मसल सेल है, कोई हमारी बॉडी में यहाँ पे ब्लड सेल्स है, कोई हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। किडनी सेल्स है जिसको हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। नर्वस सिस्टम की सेल्स है जिसको हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं, मतलब मसल सेल को डिवाइड करने वाली क्या होंगी, एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होंगी। ब्लड को, जैसे ब्लड सेल्स को हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं जो हमारी किसको, कार्टिलेज की सेल्स को फॉर्म करती हैं। ऐसे ही ओस्टियोक्लास्ट होती हैं हमारी, ओस्टियोसाइट सॉरी, ये क्या करती हैं, हमारी मसल सेल्स को फॉर्म, बोन की सेल्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। मसल सेल से फिर मसल सेल्स आती हैं। ऐसे ही एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो ये सेल क्या करती हैं, एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे जब डिवीजन की प्रोसेस आती है तो यहाँ पे डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं। रेगुलेटिंग प्रोटीन्स का मतलब ये है कि वो इस सेल डिवीजन को इनहिबिट भी कर सकते हैं और इसको आगे फर्दर मतलब इंड्यूस भी करवा सकते हैं कि भाई डिवीजन होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये सेल डिवाइड हो गई, अब ये डिफ्रेंशिएट होंगी। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी बी लिम्फोसाइट थी, इस बी लिम्फोसाइट ने डिवाइड होके एक हमारी प्लाज्मा सेल फॉर्म कर दी और एक हमारी यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, एंटीबॉडी सेल्स, ठीक है। तो दोनों डिफ्रेंशिएट होके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि इनका फंक्शन अलग अलग है। ये प्लाज्मा सेल है, ये हमारी क्या करेगी,
एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी, और दूसरी हमारी मेमोरी सेल्स होंगी जो मेमोरी को हेल्ड करेंगी। ठीक है, एक हमारी प्लाज्मा सेल्स है जो एंटीबॉडी रिलीज करेंगी, एक हमारी क्या है मेमोरी सेल्स हैं जो मेमोरी हेल्ड करेंगी। तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब हमने देखा कि नॉर्मल सेल में तो क्या हुआ था, एक सेल थी वो डिवाइड हो रही है, फिर डिफरेंशिएट हो रही है, डिफरेंशिएट होकर वो मैच्योर हो जाएगी, और जब वो मैच्योर हो जाती है, उसका फंक्शन पूरा हो जाता है, उसका साइज ग्रो कर जाता है, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल सेल डेथ। नेचुरल सेल डेथ, इसको कोज करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन सिक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डेथ करवाते हैं। ठीक है, तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को भी यहाँ पे कोज करने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बट ये किसके केस में होता है, ये सिर्फ नॉर्मल सेल के केस में होता है। अगर हमारी सेल एबनॉर्मल है, मतलब अगर हमारी सेल एबनॉर्मल जीन्स को या प्रोटीन्स को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, तो वो अनलिमिटेड डिवीजन शो करती है, अनलिमिटेड डिवीजन शो करती है। ठीक है, और अनलिमिटेड डिवीजन शो करके वो कैंसरस बन जाती है। उसमें हमारा क्या नहीं होता, एपोप्टोसिस नहीं होता है, एपोप्टोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए कैंसर क्या है, एक डेंजरस डिजीज है। तो अभी हम कैंसर के बारे में समझने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स कैसे अलग होती हैं, इसको डिटेल में भी हम अभी समझेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कि एक सेल है वो एबनॉर्मली डिवाइड होती जा रही है। ठीक है, ये फिर आगे जाके ऐसे डिवाइड होती जा रही हैं ये सेल्स। तो ये डिवाइड होती जाएंगी तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म कर देंगी। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं किसी भी टिश्यू में, ये या तो कैंसरस हो सकता है या नॉन कैंसरस हो सकता है। अगर ये कैंसरस है तो इसको हम मैलिग्नेंट नाम दे देते हैं, मैलिग्नेंट। और ये अगर नॉन कैंसरस है तो हम इसको नाम देते हैं क्या, क्या नाम देते हैं, बेनिग्न। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, सबसे पहली स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ ट्यूमर की। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स होती हैं, देखो जो भी हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं वो बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, कोई भी एक नॉर्मल सेल है, ये सारी क्या है, नॉर्मल सेल्स। ये हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना होती है, और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें नॉर्मल सेल हैं, सारी नॉर्मल सेल हैं, बट एक सेल में म्यूटेशन आ गई, म्यूटेशंस आ गई। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज। अब ये सडन चेंज किस में होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होगा, डीएनए के। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया, सेल की मॉर्फोलॉजी, उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया, तो सेल की क्या होगी, मॉडिफाई होगी ट्यूमर सेल में। अब इसने क्या करा, आपने बहुत सारे क्लोन्स फॉर्म कर दिए और क्या करा, एक क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म कर दिया, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर हम इसको ट्यूमर बोल सकते हैं, या तो क्या बोलेंगे, नियोप्लाज्म, या फिर इसको ट्यूमर बोलेंगे। अब एक ऐसा ट्यूमर है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, इसकी ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, इनडेफिनिट नहीं है, और ये इन्वेड नहीं कर रहा, इट विल नॉट इन्वेड द हेल्दी सराउंडिंग टिश्यू। अब यहाँ पे एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ऊपर हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये जो सेल्स हैं ये लिमिटेड है, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में डिवाइड कर रही हैं और ये इसको इन्वेड नहीं कर रही, तो ये टिश्यू क्या हो गया हमारा, बेनिग्न। ये बेनिग्न ट्यूमर हो गया, सॉरी टिश्यू नहीं, ट्यूमर, ये बेनिग्न ट्यूमर हो गया। और यहाँ पे आप सेल देख रहे हो, ये सेल्स इनडेफिनिट नंबर में डिवाइड कर रही हैं, अनलिमिटेड नंबर में ये सेल्स डिवाइड कर रही हैं, और इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में एंटर कर गई,
इन्वेजन शो किया। तो ये जो सेल है ये क्या है, इन्वेजिव है, ये इन्वेजिव है, इसीलिए ये ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे बेनिग्न ट्यूमर शो किया गया है, यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर शो किया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेल्स जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में डिवाइड करेंगी, यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट में डिवाइड करेंगी। यहाँ पे टिश्यू के अंदर सेल्स, ये जो है ट्यूमर सेल्स, ये एंटर नहीं करेंगी, नॉन इन्वेजिव होंगी, ये नॉन इन्वेजिव होंगी। पर यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एंटर कर जाती हैं दूसरे सराउंडिंग टिश्यूज़ में, तो इनका नेचर इन्वेजिव होता है, इसीलिए इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है यहाँ पे सेल्स की, इसीलिए इसको मैलिग्नेंट बोला जाता है। और लेटर हम इसको मेटास्टेसिस बोल देते हैं, मेटास्टेसिस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसर सेल के क्लस्टर्स ट्यूमर से निकल के दूसरे ब्लड में या लिम्फेटिक वेसल्स में या दूसरे टिश्यूज़ में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे फिर डिवाइड होके बहुत सारी क्लस्टर्स ऑफ सेल्स फॉर्म करते जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओरिजिन के बिहाफ पे, कि जहाँ से सेल्स जहाँ पे हमारा कैंसर होगा, जबकि जिस टिश्यू के अंदर कैंसर होगा उसके बेसिस पे हम कैंसर को नाम दे देते हैं कि ये कार्सिनोमा है या फिर ये ओस्टियोकार्सिनोमा है, क्या है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया है, ठीक है, क्या है ये, उसके बेसिस पे हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनको हम उनके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे, किस पे, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का मतलब ये है कि किस टिश्यू में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम इनको नाम दे देते हैं। जैसे कार्सिनोमा है, मोर देन 80% हमारी बॉडी में जो भी ट्यूमर फॉर्म होते हैं वो कार्सिनोमा होते हैं। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होते हैं, मतलब ये सारे एक्टोडर्मल या फिर एंडोडर्मल टिश्यूज़ में होते हैं, एंडोडर्मल टिश्यूज़ में होते हैं, जैसे स्किन के अंदर, ठीक है, या जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है, लूमन होता है, वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कैंसर ऑफ कोलोन, कैंसर ऑफ कोलोन जो है, ब्रेस्ट कैंसर है हमारी, प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है, लंग कैंसर है, ऑल आर कार्सिनोमा, ये सारे क्या है, कार्सिनोमास हैं। ठीक है, ये सारे कार्सिनोमास हैं जो हमारे किस में, एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल टिश्यू में हो रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू में हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में इससे पहले ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में सरफेस एपिथेलियम में हो रहे हैं तो कार्सिनोमा, और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर मतलब जो सिक्रेशन करते हैं, ग्लैंड की फॉर्मेशन जो करते हैं, अगर उसमें हो रहा है तो उसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी अलग अलग हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फाइबर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर में अगर कैंसर हो रही है तो फिब्रोसार्कोमा इसको बोल देंगे। अगर बोन में हो रही है तो ओस्टियो वर्ड हमारा बोन के लिए होता है, ओस्टियोसार्कोमा बोल देंगे। स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल्स में हो रही है कनेक्टिव टिश्यू के तो लियोमायोसार्कोमा और रेब्डोमायोसार्कोमा इसको नाम दे देते हैं। अगर फैट के अंदर हो रही है तो लिपिड से हमारा क्या आया, लिपो वर्ड, और लिपिड की डिपोजिशन फैट कॉज करती है तो लिपोसार्कोमा हमारी कैंसर का नाम हो जाएगा। ऐसे ही लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसमें बोन मैरो आ गया। अगर बोन मैरो का कैंसर है तो उसको ल्यूकेमिया बोल देते हैं। अगर लिम्फोइड ऑर्गन्स में है तो होडकिन या नॉन होडकिन लिम्फोमा बोल देते हैं। अगर प्लाज्मा सेल के अंदर है तो मल्टीपल माइलोमा बोल देते हैं। ठीक है, अगर न्यूरल सेल मतलब कि न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, उसके अंदर अगर ग्लियल सेल्स के अंदर हमारा क्या है, कैंसर है, तो इसको ग्लियोब्लास्टोमा या एस्ट्रोसाइटोमा बोल देते हैं। और अगर हमारा नर्व शीट के अंदर हो रहा है तो न्यूरोफिब्रोसार्कोमा। मेलेनोसाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर आइरिस का कलर जनरेट करती हैं या हमारे हेयर कलर को जनरेट करती हैं,
मतलब पिगमेंट कोजिंग जो सेल्स होती हैं उनके अंदर अगर कैंसर होता है तो उसको मैलिग्नेंट मेलानोमा बोलते हैं। अगर हमारे गोनाड्स के अंदर जैसे टेस्टिस या ओवेरी के अंदर अगर कैंसर होता है तो उसको टेट्राटोकार्सिनोमा बोल देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है हमारा कैंसर का और उसके बेसिस पे हम क्या क्या नाम दे रहे हैं कैंसर को। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स। हमने देखा कि जो कैंसर सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल से अलग होती हैं। किस बेसिस पे? कि एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस करती हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये है जब हमारे पास ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स थी तो वो जब कनेक्टिव टिश्यू में नीचे एंटर कर रही हैं तो वो पहले अपना एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। उनकी खुद की कैपिलरीज ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती हैं जो उनको न्यूट्रिएंट एंड ब्लड सप्लाई करती हैं। इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। वो सेल डेथ को रेसिस्ट करती है। मैच्योर होने के बाद वो एपोप्टोसिस को क्या करती है? रेसिस्ट करती है, इसलिए वो नॉर्मल सेल से अलग है। डीरेगुलेट सेलुलर एनर्जेटिक्स। जो भी सेलुलर एनर्जेटिक्स है, एनर्जेटिक्स मतलब जो एंजाइम का फंक्शन है उसको डीरेगुलेट करती हैं। सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, मतलब प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग का मतलब है सेल को जब सिग्नल मिलता है तब वो जाके डिवाइड होती है, पर यहाँ पे जो सिग्नल है डिवाइड होने का वो ये सस्टेन करके रखती है, कॉन्टीन्यूसली डिवीजन की स्टेट में रहती है। ठीक है। इवेड ग्रोथ सुप्रेसर, मतलब जो ग्रोथ को रोकने वाले हमारे सुप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं उनको ये बाहर निकाल देती हैं, इनकी ग्रोथ होती ही रहती है। ठीक है। एक्टिव इन्वेजिव एंड मेटास्टेसिस। एक्टिव इन्वेजन का मतलब ये है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में एंटर कर जाना और वहाँ पे एंटर करके अपना एंजियोजेनेसिस के थ्रू अपना ब्लड वस्कुलर सिस्टम बना लेना और वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कोज करना, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। अनेबल रेप्लिकेटिव इमोरलिटी, मतलब ये इमोर्टल होती हैं, ये कभी भी डेड नहीं होती, डिवाइड करती रहती हैं और ये हमेशा जीवित रहने वाली सेल्स बन जाती हैं। अवॉइड इम्यून डिस्ट्रक्शन, ये इम्यून सिस्टम के डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करती हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, वो कैंसर सेल के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता, उनको एज ए फॉरेन बॉडी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है। ये मेडिएट करती है ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जैसे रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये रिस्पॉन्स ये शो करती हैं। जीनोम इंस्टेबिलिटी एंड म्यूटेशन इनमें होता है। जीनोम इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे जीन जो हैं वो एबनॉर्मल होंगे, किसी जीन में म्यूटेशन आ रखी होगी, किसी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो रखा होगा, इसीलिए यहाँ पे जीनोम क्या होता है? इनस्टेबल होता है। तो इस तरह से हमारी कैंसर सेल जो हैं वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट ट्रांसफॉर्म सेल्स। सेल्स को क्या ट्रांसफॉर्म करता है? देर आर सम केमिकल एजेंट एंड देर आर सम फिजिकल एजेंट। कुछ केमिकल एजेंट होते हैं और कुछ हमारे फिजिकल एजेंट होते हैं। जैसे बहुत कॉमन हमारे केमिकल एजेंट होते हैं डीएनए एल्किलेटिंग एल्काइल होते हैं ना, जो एल्काइल सब्सटेंस, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, डीएनए एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंड फिजिकल एजेंट्स में यूवी लाइट होती है हमारी एंड कुछ आयनाइजेशन रेडिएशन होती हैं। तो ये फिजिकल हो गया जो फिजिकल इन्वायरमेंट से आ रहा है, ये केमिकल एजेंट्स हो गए जो केमिकल इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जैसे बीटा प्रो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? बीटा प्रोप्लोलैक्टोन, ये हमारा एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। डाई मिथाइल सल्फेट है और हमारा क्या है? डाई एपॉक्सी ब्यूटेन है। फिर कुछ एंटी कैंसरस ड्रग हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड एंड क्लोराम्ब्यूसल एंड नाइट्रोसोरेस एंड कुछ अदर हमारी ड्रग्स हैं जो एल्काइलेटिंग एजेंट होती हैं,
जो किसके अंदर आ गई, हमारी केमिकल एजेंट्स के अंदर। ये डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन है। इनको किसी भी मैकेनिज्म को, जो हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होता है उसको इनको अफेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती हैं, सेल्स को अफेक्ट करती हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस बोलते हैं। एक एसाइलेटिंग एजेंट होते हैं जैसे 1-एसिटाइल इमिडाजोल एंड डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, ये हमारे एसाइलेटिंग एजेंट्स हैं। कुछ हमारे प्रो कार्सिनोजेंस होते हैं। प्रो कार्सिनोजेंस मतलब वो पहले कार्सिनोजेनिक नहीं होते, पहले कैंसर कोजिंग नहीं होते, बट वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके हमारी बॉडी में कैंसर कोज कर सकते हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करेंगे, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें डिफरेंट हमारे एलिमेंट जुड़े हुए होंगे। पॉलीसाइक्लिक बहुत सारी हमारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होंगे। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, जैसे यहाँ पे बेंज ए एंथ्रासीन, बेंज ए पायरीन एंड डाई बेंज EH एंथ्रासीन एंड 3-मिथाइल क्लोरांथ्रीन एंड 7-12 डाईमिथाइल बेंज ए एंथ्रासीन, ये सब हमारे क्या हैं, पॉलीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हमारे एरोमेटिक अमाइंस हैं, अमाइड्स हैं और एजोडाइज हैं, जैसे 2-नेफ्थाइल अमाइन, जैसे बीटा नेफ्थाइल अमाइन है, बेंजीडाइन है, 2-एसिटाइल अमाइनो फ्लोरीन है और डाईमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन है, जो कि येलो कलर का बटर होता है, बटर के अंदर मिलता है, ठीक है। नेचुरल प्लांट एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसे एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड ग्राइसोफ्यूलविन एंड साइसिन एंड सेफरोल एंड बिटल नट्स, ठीक है। इनके अंदर हमारे नेचुरल प्लांट्स के अंदर और कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के अंदर ये मिलते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और फिर कैंसर कोज करते हैं। कुछ दूसरे हमारे केमिकल्स हैं, नाइट्रोज अमाइन एंड अमाइड्स, विनाइल क्लोराइड, निकल क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। आई थिंक इन सब केमिकल्स को पढ़ के आपको ये पक्का लग गया होगा कि हम एस्केप नहीं कर सकते इन सब से। इनडायरेक्टली हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिनमें एफ्लाटॉक्सिन्स भी होता है, जिनमें हमारा डाईमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन भी होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स इनके कांटेक्ट में भी आते हैं, तो हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। तो हमें क्या वे यहाँ पे प्रिफर करना चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी बॉडी को क्लींस करना चाहिए, ठीक है। जो ऐसे प्रोडक्ट खाने चाहिए जिन्हों हाईली एंटी हमारे ऑक्सीडेंट हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी सेल्स को नॉर्मल ही रख पाएँ, मतलब उसको कैंसरस सेल्स में ना कन्वर्ट होने दें, अपने मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट ना होने दें। कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट खाएं जो हमारे नेचुरल हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे केमिकल कार्सिनोजेंस नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले वो इनिशिएशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, फिर प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं उसको प्रोमोटर से बाइंड करके। जो एप्लीकेशन है इनिशिएटर की, वो क्या करती है, म्यूटेशनल एक्टिवेशन करती है। मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मान लो CAC है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, पर यहाँ पे CCC आ गया मान लो, तो यहाँ पे एक म्यूटेशन कोज होगी, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये म्यूटेशन कोज करते हैं ओन्कोजीन की, एग्जाम्पल है RAS। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रमोटर्स लीड्स टू क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ इनिशिएटेड या म्यूटेटेड सेल्स। प्रमोटर्स में अगर चेंज आ जाता है तो जो भी, या फिर प्रमोटर्स का जो कैपेबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन को कोज करने की, उसकी वजह से म्यूटेटेड सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो पाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर पाती हैं, जिसकी वजह से म्यूटेटेड सेल्स के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और क्लस्टर बन जाते हैं। तो ये फोर्स टू प्रोलिफरेट, मतलब उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होती रहें। तो वो क्या करती हैं, क्लोन्स बनाती हैं सेल्स के, जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और ज़्यादा म्यूटेशन डेवलप करते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं ओन्कोजीन्स के बारे में और कैंसर इंडक्शन के बारे में कि कैसे ओन्कोजीन्स कैंसर को इंड्यूस करते हैं। ओन्कोजीन एंड कैंसर इंडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में जो कैंसर को कोज करता है। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास कुछ केमिकल एजेंट है, कुछ फिजिकल एजेंट है जो कैंसर कोज करते हैं। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि केमिकल कार्सिनोजन कैसे कैंसर कोज करते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे कोई बायोलॉजिकल हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है या बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कोज करते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे आते हैं या बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर हमारे क्या आते हैं, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। डीएनए एंड आरएनए वायरसेस आते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये नॉर्मल सेल को मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डीएनए वायरस के एग्जाम्पल हैं हमारे पास SV40। ये 2 अर्ली प्रोटीन फॉर्म को कोड करता है, एक लार्ज टी होता है और एक लिटिल टी होता है। ठीक है, जो SV40 है इट इज़ ए डीएनए वायरस जो 2 प्रोटीन फॉर्म करता है, एक लार्ज टी एंड एक लिटिल टी। ठीक है, फिर हमारा आता है पोलियोमा वायरस। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास आरएनए वायरसेस हैं, कुछ आरएनए वायरसेस हैं जैसे रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास आएगा राउस सार्कोमा वायरस। और दूसरे हैं HIV वायरस, HIV1 एंड HIV2। दीज आर रिट्रोवायरसेस, क्योंकि ये क्या करते हैं, आरएनए पहले डीएनए को कन्वर्ट करेंगे, फिर डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, इसलिए इनको रिट्रोवायरसेस बोल रहे हैं। तो हमने समझा कि बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे आते हैं डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। डीएनए में हमने पढ़ा SV40 एंड पोलियोमा वायरस। SV40 के अंदर 2 प्रोटीन फॉर्म होते हैं, एक लार्ज टी एंड एक लिटिल टी। पोलियोमा वायरस के अंदर 3 अर्ली प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, 3 अर्ली प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, एक लार्ज टी होता है, एक मिडल टी होता है, एक लिटिल या स्मॉल टी होता है। ठीक है, फिर आरएनए वायरस की बात करें तो कुछ रिट्रोवायरसेस हैं जैसे राउस सार्कोमा वायरस, एक HIV1 एंड HIV2 वायरस। ये सारे ही वायरस क्या करते हैं, ये नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैलिग्नेंट सेल में। ठीक है, ट्यूमर सेल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ केसेस में जो रिट्रोवायरस है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, बट इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है ओन्कोजीन्स की। ओन्कोजीन्स आर वायरल जीन्स जो कैंसर कोजिंग जीन होते हैं, जो क्या होते हैं, कैंसर कोजिंग जीन होते हैं। ठीक है, ये कैरिड किए जाते हैं। इनको कौन कैरी करता है, नॉर्मल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में रिट्रोवायरस इनको कैरी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है राउस सार्कोमा वायरस। ठीक है, ये जो राउस सार्कोमा वायरस है ये एक पर्टिकुलर ओन्कोजीन को कैरी करता है। ये कौन सा ओन्कोजीन कैरी करता है, वी सार्क ओन्कोजीन ये कैरी करता है। और ये जो वी सार्क है ये अबाउट 60 किलो डाल्टन के प्रोटीन काइनेज को कोड करता है। और ये जो प्रोटीन काइनेज है, जो 16D प्रोटीन काइनेज है, ये फिर आगे चल के वी सार्क के अंदर जो प्रोटीन काइनेज है, ये जो प्रोटीन काइनेज है ये आगे चल के कैटालाइज करता है। क्या कैटालाइज करता है, फोस्फेट को कैटालाइज करता है। ठीक है, फोस्फेट को टायरोसिन रेजिड्यू में कैटालाइज कर देता है। फोस्फेट को कैटालाइज करता है टायरोसिन रेजिड्यू में, कहाँ पे, प्रोटीन्स के ऊपर। तो इस तरह से ये म्यूटेशन कोज करता है। तो बायोलॉजिकल एजेंट में हमने पढ़ा डीएनए एंड आरएनए वायरस के बारे में। आई होप आर यू क्लियर ऑन दिस। नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, या वो है हमारा ओन्कोजीन्स एंड कैंसर इंडक्शन, कि कैसे ओन्कोजीन कैंसर को इंड्यूस करते हैं। देखो, जो नॉर्मल जीन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ कंट्रोलिंग प्रोटीन्स फॉर्म करता है। ठीक है, नॉर्मल जीन अगर बॉडी में है तो वो ग्रोथ कंट्रोलिंग प्रोटीन फॉर्म करेगा और नॉर्मल ग्रोथ होगी सेल की, नॉर्मल डिवीजन होगा, सेल नॉर्मल रहेगी। ठीक है, बट जो ये नॉर्मल जीन है
ये भी दो टाइप के होते हैं, मॉडिफाई होके दो टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होता है ओन्कोजीन्स, एक होता है प्रोटो ओन्कोजीन्स। जो प्रोटो ओन्कोजीन होता है वो नॉन वायरल होता है, मतलब इट इज़ नॉट वायरुलेंट। ये एक नॉर्मल सेलुलर जीन है, नॉर्मल सेलुलर जीन है। इसमें कोई भी सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल चेंज नहीं आते। बट ये प्रोटो ओन्कोजीन म्यूटेशन के थ्रू ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि वायरल है और जो क्या कर सकता है, कैंसर कोज कर सकता है। ठीक है, तो कैंसर कैन हैपन ड्यू टू इम्बैलेंस आइदर एट द स्टेट ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन। सेलुलर प्रोलिफरेशन की स्टेज पे, सेलुलर प्रोलिफरेशन की स्टेज का मतलब है कि सेल डिवीजन की स्टेज पे, या तो कैंसर सेल डिवीजन की स्टेज पे हो सकता है या फिर सेल डेथ की स्टेज पे हो सकता है। तो क्या पढ़ा, ओन्कोजीन जो हैं हमारे वो म्यूटेशन कोज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैंसर कोजिंग इफेक्ट है वो दो जगह हमें दिखाई पड़ सकता है, या तो जब सेल डिवाइड हो रही है उस टाइम पे, या जब सेल की डेथ हो रही है उस टाइम पे। अगर सेल डिवाइड हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हो रही है और उसकी डेथ नहीं हो रही, तो वो क्या होगी, कैंसरस सेल्स होगी, क्योंकि वो नॉर्मल सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास ओन्कोजीन्स होती हैं, जो भी ओन्कोजीन हैं या ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं, ये सेलुलर प्रोलिफरेशन को, या तो सेलुलर प्रोलिफरेशन को कोड करते हैं, या तो सेलुलर प्रोलिफरेशन मतलब कि सेल डिवीजन को कोड करते हैं, या फिर ये सेल डेथ को कोड करते हैं। इसीलिए जो कैंसर एसोसिएटेड जीन हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन, जिसमें हमारे प्रोटीन आते हैं जो फंक्शन करते हैं ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की तरह। दूसरा आता है इनहिबिशन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन, जिसमें ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स आते हैं या एंटी ओन्कोजीन्स आते हैं। थर्ड आता है रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। तो 1 बाय 1 हम हर एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारी इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन, मतलब ऐसे ओन्कोजीन्स को जो सेल की डिवीजन को इंड्यूस करते हैं, सेल डिवीजन को करवाते हैं। ये प्रोटीन या तो ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं या फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सिस आता है। सिस ये इनकोड करता है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स को, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स को, एंड FMS एंड ERB एंड कुछ न्यू प्रोटीन्स को या न्यू जीन्स को जो इनकोड करते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को। अगर इनका एक्सप्रेशन क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, अगर इनका एक्सप्रेशन एबनॉर्मल हो गया तो हमारा जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा या अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा यहाँ पे किसका, सेल्स का। ठीक है, इसी के अंदर हमारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स आते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरह एक्ट करते हैं, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरह एक्ट करते हैं या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में मेजर रोल प्ले करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन भी आते हैं जो या तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स होते हैं या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में मेजर रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं सार्क ओन्कोजीन एंड एबल ओन्कोजीन। ठीक है, ये दोनों ही ओन्कोजीन इनकोड करते हैं टायरोसिन काइनेज को, टायरोसिन काइनेज को। ठीक है, जो आगे क्या करेगा टायरोसिन काइनेज, ये हमारे फोस्फेटेज एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें बात एग्जांपल लें तो रास ओन्कोजीन का एग्जांपल आता है जो इनकोड करते हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को। इसी में आगे फर्दर एग्जांपल आता है माइस का, जून का या फोस का। ये जो ओन्कोजीन है ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनकोड करते हैं। तो ये अगर जीन सारे के सारे अगर ये जीन एबनॉर्मल हो जाएं,
एबनॉर्मल हो जाएं तो जो सेल डिवीजन है या सेल प्रोलिफरेशन है वो क्या हो जाएगा, अनरेगुलेटेड हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इनहिबिशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स की। मतलब ऐसे प्रोटीन्स को की बारे में बात करेंगे जिसको कोड किया जाता है कुछ ऐसे ऑन्कोजीन्स के थ्रू जो सेल डिवीजन को रोकता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के या फिर एंटी ऑन्कोजीन्स के। एग्जाम्पल की बात करें तो जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, ठीक है, या फिर एंटी ऑन्कोजीन्स हैं, उनकी बात करें तो ट्यूमर सुप्रेसिव जीन में कुछ प्रोटोटाइप होते हैं। प्रोटोटाइप जैसे कि आरबी एक रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन है जो हमारी ह्यूमन बींग्स में चाइल्डहुड कैंसर कोज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप होती है। कहाँ से, न्यूरल प्रीकर्सर सेल से। जब हमारा रेटिना इमेच्योर होगा उस टाइम पे जो न्यूरल हमारी प्रीकर्सर सेल्स होंगी जिससे रेटिना डेवलप होता है, वहाँ पे ये जीन एक्ट करेगा और ट्यूमर कोज करेगा, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है P53 म्यूटेशन जो इनकोड करता है फोस्फोप्रोटीन को। अगर ये नॉर्मल होता है तो ये फोस्फोप्रोटीन को इनकोड करता है। तो इसकी म्यूटेशन भी क्या है, सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है। वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर होती है, ब्रेस्ट कैंसर होती है या फिर कोलोन कैंसर होती है। अब हमारा थर्ड वन है रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ऐसे ऑन्कोजीन जो प्रोग्राम सेल डेथ को अफेक्ट करके कैंसर कोज करते हैं। इसमें कैटेगरी आती है ऑन्कोजीन्स की डेट आइदर ब्लॉक और आइदर इंड्यूस एपोप्टोसिस। ऐसे ऑन्कोजीन होंगे जो या तो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे, इनहिबिट या फिर ब्लॉक करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसमें BCL2 का। BCL2 एक एंटी एपोप्टोसिस जीन होता है। ये हमारी बी सेल फोलिकुलर लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। बी सेल फोलिकुलर लिम्फोमा जो होती है उसके साथ ये एसोसिएट होता है और ये सेल के सर्वाइवल को रेगुलेट करता है। जब क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जब हमारी ब्लड सेल्स फॉर्म होती है हेमेटोपोइसिस के थ्रू, उस टाइम पे ये सेल सर्वाइवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिलेक्टिवली बी सेल्स के सर्वाइवल को रेगुलेट करेगा और टी सेल्स के सर्वाइवल को रेगुलेट करेगा। जब टी सेल्स क्या होंगी, मैच्योर हो जाएंगी, तो उनकी सेल डेथ को इनहिबिट करके ये इनके सर्वाइवल को कोज करेगा और ये बी सेल्स की मैच्योरेशन को कोज करेगा। एक और इसमें एग्जाम्पल है एप्स्टीन बार वायरस का जो हमारी एपोप्टोसिस को सुप्रेस करता है। एपोप्टोसिस को ये क्या करता है, सुप्रेस करता है, मतलब इनहिबिट करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर एसोसिएटेड जीन्स, मतलब ऑन्कोजीन्स। जो हमने अभी स्टडी किया है उसी को हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट की हेल्प से स्टडी करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी ऐसे ऑन्कोजीन्स की जो सेलुलर प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कर रहे थे, सेल डिवीजन को करवा रहे थे। इसमें ग्रोथ फैक्टर थे, सबसे पहले सिस था जो एक प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की तरह जो एक्ट करेंगे उसमें था हमारा FMS जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 के लिए रिसेप्टर का काम करता है। ERB जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए रिसेप्टर का काम करता है। न्यू जो प्रोटीन HER2 रिलेटेड टू एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लिए काम करता है। ARBA जो थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम करता है। फिर ऐसे प्रोटीन्स थे जो हमारे सिग्नल ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे सार्क, ये टायरोसिन काइनेज के लिए,
फिर आता है हमारा ABL जो टायरोसिन काइनेज को ही कोड करता है। फिर आता है RAS जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन को कोज करता है, और RAS ये मतलब ये HAR RAS है, NRAS है, KRAS है, ठीक है। फिर ऐसे हमारे ओंकोजीन है जो ग्रोथ फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे जून, फोस एंड माइस। जून क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर AP1 का कंपोनेंट है, और जो फोस है वो AP1 का ही कंपोनेंट है, और माइस जो है वो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स का कंपोनेंट है। सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन की, जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, जिसमें RB आता है जो रेटिनोब्लास्टोमा कोज करता है, रेटिना के अंदर ट्यूमर कोज करता है। P53 जो न्यूक्लियर फोस्फोप्रोटीन है जो स्मॉल सेल लंग कैंसर और कोलोन कैंसर में क्या करता है? उनकी कैंसर को इनहिबिट करता है कि ये ना हो, बट अगर इसमें म्यूटेशन आ गई तो क्या हो जाएगा? लंग की या फिर कोलोन की कैंसर हो जाएगी। फिर DCC आता है, ये कोलोन कार्सिनोमा को सुप्रेस करता है। APC आता है, एडिनोमेटस पोलीपोसिस को इनहिबिट करता है। NF1 न्यूरोफिब्रोमेटोसिस को इनहिबिट करता है। WT1 ये विल्म्स ट्यूमर को सुप्रेस करता है। थर्ड कैटेगरी थी उन जीन्स की जो प्रोग्राम सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस को कोज करते हैं, जैसे BCL2 ये एपोप्टोसिस को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट मतलब सुप्रेस कर रहा है, मतलब इनहिबिट कर रहा है, और इस तरह से ये एपोप्टोसिस को रेगुलेट करवा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोटो ओंकोजीन्स को ओंकोजीन्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने 1972 में RH ह्यूबनर एंड G.J. टोडेरो, ये दो हमारे रिसर्चर्स थे 1972 में, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि म्यूटेशंस और जेनेटिक रीअरेंजमेंट किसकी? प्रोटो ओंकोजीन की। अगर प्रोटो ओंकोजीन के अंदर या तो म्यूटेशंस कोज करी जाए या फिर जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो, जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो, तो क्या हो सकता है? ये प्रोटो ओंकोजीन्स कार्सिनोजेंस और वायरसेस के थ्रू इनमें म्यूटेशन जेनेटिक रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये वायरुलेंट हो सकते हैं, और इनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ओंकोजीन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे एविडेंस हैं जो इस हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल बहुत सारी कॉपी कंसिस्ट करती है सेलुलर ओंकोजीन्स की, ओंकोजीन्स की बहुत सारी कॉपीज कंसिस्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लें तो सी माइस है, सी माइस ओंकोजीन, ये होमोजीनियसली स्टेनिंग रीजन कंसिस्ट करता है। होमोजीनियसली स्टेनिंग रीजन किसमें? क्रोमोसोम्स में, जिसको हम HSR बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है ये कैंसर सेल्स में पाया जाता है। तो जो ये HSR है ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टेंडम एरेज, लॉन्ग टेंडम एरेज, बट ये लॉन्ग टेंडम एरेज होते किसके हैं? एम्प्लीफाइड जीन के। तो ये शो करता है कि कोई ओंकोजीन है जो एम्प्लीफाई हो रखा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टेंडम रिपीट्स आ रहे हैं HSR के होमोजीनियसली स्टेनिंग रीजन्स के, और इसी वजह से ये सी माइस में प्रेजेंट है जो कैंसर कोजिंग है, ठीक है, जो कैंसर सेल्स को फॉर्म करता है। फिर कुछ कैंसर सेल हैं जो एग्जिबिट करती हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है बर्किट्स लिम्फोमा का। बर्किट्स लिम्फोमा जो सी माइस है वो मूव करता है इसकी नॉर्मल पोजीशन क्रोमोसोम 8 में टू ए पोजीशन नियर द इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन एनहेंसर ऑन क्रोमोसोम 14। दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 18 एंड क्रोमोसोम 14। हमारे पास क्या है? सी माइस है। तो जो सी माइस है वो मूव कर जाता है क्रोमोसोम 8 से क्रोमोसोम 14 पे, जहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी है उसकी हैवी चेन को कोड करने वाले एनहेंसर प्रोटीन्स या जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो सी माइस प्रोटीन है
जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है, उसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है सी माइस के थ्रू, क्योंकि ये क्रोमोसोम 8 से क्रोमोसोम 14 में क्या कर गया है, ट्रांसलोकेट कर गया है। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो कुछ म्यूटेशंस होती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन में जो कैंसर कोज करती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ये किसमें, सी रास में, जो डिटेक्ट करी गई है ह्यूमन कैंसर्स में कि सी रास के अंदर सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लैडर के अंदर कार्सिनोमा करता है, कोलोन के अंदर करता है और लंग के अंदर करता है। बहुत सारी ऐसी म्यूटेशन हैं जो रास की एबिलिटी कम कर देती हैं जीटीपीएस के साथ अटैच होने की। रास की कैपेबिलिटी है वो जीटीपीएस के साथ एसोसिएट हो, बट बहुत सारी म्यूटेशन के बाद ऐसा होता है कि रास जीटीपीएस के साथ एसोसिएट नहीं हो पाता। तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग ग्रोथ एक्टिवेटेड स्टेट आ जाती है रास की और सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर सेल में। लास्ट वन है वायरल इंटीग्रेशन, जब एक्सप्रेशन हो रिसेप्टर का, किस रिसेप्टर का, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए जो रिसेप्टर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो इनकोड किया जाता है CERBB के थ्रू, CERBB के थ्रू इनकोड किया जाता है और ये कैंसर सेल्स में एम्प्लीफाइड कर दिया जाता है, मतलब इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं और ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हैं इनको कोड करने के लिए सी न्यू प्रेजेंट होता है और ये मोस्टली किस में होता है, ब्रेस्ट कैंसर के केस में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू एंड सबसे पहले हम बात करें तो एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, फिर म्यूटेशन के थ्रू एंड फिर वायरल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो या तो ट्रांसलोकेट करके या म्यूटेशन कोज करके या फिर जीन के एक्सप्रेशन को एम्प्लीफाई करके या वायरल इंटीग्रेशन करके हम एक नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन को वायरल ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, हमारे पास एक नॉर्मल सेल है और ये ट्रांसपोर्ट सेल है। तो नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या थे, प्रोटो ऑन्कोजीन, जिनका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी था ग्रोथ कंट्रोलिंग प्रोटीन के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के लिए, सिग्नल ट्रांसड्यूसर या इंटरन्यूक्लियर फैक्टर्स के लिए, या जो हमारे एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहे हैं उनके लिए, उनके इन सब के लिए हमारे जो भी यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन थे उनका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी था। बट इनमें म्यूटाजेंस आ गए, बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट आ गए जिनकी वजह से ये जो जीन है इनमें म्यूटेशन कोज हुई, कुछ वायरस की वजह से, रेडिएशन की वजह से या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से। कुछ यहाँ पे रिट्रोवायरस ट्रांसडक्शन हो गया जिसकी वजह से ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये वायरल ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से सेल ट्रांसफ़र हो गई। कुछ में ये सेलुलर ऑन्कोजीन्स, इन सब की वजह से ये सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से या तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन हाइपर एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर जीन की एम्प्लीफिकेशन में क्वांटिटेटिव अल्टरेशन आ गई या ट्रांसलोकेशन हो गई, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था या तो वो बहुत कम हो रहा था या फिर वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा था। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो ये शो करता है कि एक नॉर्मल सेल कैसे हमारी कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा शो किया गया है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन शो की गई है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया में, CML में, और यहाँ पे जो बी पिक्चर है वो शो कर रही है बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन। जो ल्यूकेमिक सेल्स होती हैं, जितने भी पेशेंट है CML के, उन सब में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसी वजह से उनके अंदर क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। पर ये होता कैसे है, ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है ये कहाँ से आता है, ये ट्रांसलोकेशन से बनता है। किससे बनता है, ट्रांसलोकेशन से। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होती है, क्रोमोसोम 9 के बीच में एंड क्रोमोसोम 22 के बीच में, ठीक है।
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रांसलोकेशन की वजह से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया बनता है। अब कुछ पेशेंट हैं जो बर्किट्स लिम्फोमा के हैं। बर्किट्स लिम्फोमा में भी ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम 8 में। सी माइस जो है वो क्रोमोसोम 14 में चला जाता है, जहाँ पे हमारा जो भी इम्यूनोग्लोबिन बॉडीज होती हैं उनकी हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं और वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले हमारे जो जीन थे वो प्रोटो-ओन्कोजीन थे, बट यहाँ पे वो ट्रांसलोकेशन की वजह से ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन गड़बड़ा गया और हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडक्शन है कैंसर का वो एक स्टेप में नहीं होता, इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। हाउ इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, वही आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। देखो, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे सोमेटिक म्यूटेशंस आती हैं, सीरीज ऑफ सोमेटिक म्यूटेशंस, जिसकी वजह से एक प्रोटो-ओन्कोजीन ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो रहा है और एक नॉर्मल सेल हमारी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही है। तो बहुत सारी सोमेटिक म्यूटेशन होने की वजह से ये मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कोलोन कैंसर का। ठीक है, कोलोन जो कैंसर है वो बिगिन होती है एक स्मॉल बेनिग्न ट्यूमर की फॉर्म में शुरू होती है। जब वो बेनिग्न होती है तो उसको हम नाम देते हैं एडिनोमास। ठीक है, और ये कहाँ पे बनती है, जो कोलोन कैंसर में जो बेनिग्न ट्यूमर बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो कोलोरेक्टल एपिथेलियम में बनता है, कोलोरेक्टल एपिथेलियम में बनता है। तो ये जो एडिनोमास है ये प्री कैंसरस ट्यूमर होते हैं। ये बेनिग्न होने की वजह से ये प्री कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो ग्रो करते हैं, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकी चेंज होती है और ये फिर बाद में बेनिग्न से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है बेनिग्न से मैलिग्नेंट बनने में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किस में आते हैं चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जीन्स के अंदर। कौन से जीन्स के अंदर, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे जीन्स आते हैं APC, DCC एंड P53 एंड एक्टिवेशन होता है वन सेलुलर प्रोलिफरेशन ओन्कोजीन का, जो कि हमारा क्या है, KRAS है। जैसे हम देख सकते हैं ये क्रोमोसोम की साइट है, ये 5Q साइट, Q आर्म पे, 5th क्रोमोसोम की Q आर्म पे प्रेजेंट है हमारा एक जीन APC। अगर इसका लॉस हो जाता है तो क्या होता है, हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथेलियम, मतलब जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं। अब हमारा KRAS जो है वो 12 क्रोमोसोम की P आर्म पे प्रेजेंट है। जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट एडिनोमा आता है। ठीक है, अगर नॉर्मल होता है तो DNA की हाइपोमिथाइलेशन की वजह से अर्ली एडिनोमा आता है, बट अगर ये एक्टिव हो जाता है KRAS तो इंटरमीडिएट एडिनोमा आता है। इसी तरह DCC ट्यूमर सुप्रेसर जो जीन है वो 18 क्रोमोसोम की QR पे प्रेजेंट होता है, जिसकी लॉस की वजह से लेट एडिनोमा आता है। इसी तरह हमारा जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन P53 है ये हमारे 17 क्रोमोसोम की P आर्म पे प्रेजेंट होता है, जिसके लॉस की वजह से कार्सिनोमा कोज होता है। और हमारा जो ट्यूमर था पहले क्या था, बेनिग्न, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया और मेटास्टेसिस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये शो किया गया है कि डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से एक प्रोटो-ओन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओन्कोजीन में, और कैंसर कोज करेगा। अब हम बात करते हैं ट्यूमर्स की, ट्यूमर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूमर्स हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, एक लिम्फोमास एंड एक ल्यूकेमियास। जो लिम्फोमास होते हैं वो सोलिड ट्यूमर की फॉर्म में प्लोरिफरेट करते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो सोलिड होती है। ठीक है, और ये लिम्फोइड टिश्यू के अंदर होती है, जैसे बोन मैरो में या फिर लिम्फ नोड्स में या थाइमस में। ठीक है, इसमें हमारे होडकिंग्स एंड नॉन होडकिंग्स लिम्फोमास आते हैं। और जो ल्यूकेमियाज है वो हमारा सिंगल सेल के फॉर्म में बढ़ता जाता है, एक ही सेल बढ़ती जाएगी और वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी
और लिम्फ्स के अंदर एंटर कर जाएगी और उनको भी इन्फेक्ट कर देगी और वहाँ पे भी अपनी सेल लाइन फॉर्म करके क्लस्टर फॉर्म कर देगी सेल्स का। ठीक है, तो ये लिम्फोइड या माइलोइड लीनीज के अंदर फॉर्म होते हैं। तो जो हमारे ल्यूकेमियाज हैं इनको हम फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं एक्यूट ल्यूकेमियाज एंड क्रोनिक ल्यूकेमिया में। जो हमारे एक्यूट ल्यूकेमिया होते हैं ये लेस अराइज होते हैं लेस मैच्योर सेल्स में, जो कम मैच्योर सेल्स होती हैं उनमें अराइज होते हैं, और जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होते हैं वो मैच्योर सेल्स के अंदर अराइज होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है एक्यूट ल्यूकेमिया का ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड AML एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, और क्रोनिक ल्यूकेमिया का एग्जाम्पल है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL एंड CML क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। These are example of chronic and acute leukemia. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने का कि बहुत सारी जो हमारी B and T सेल्स होती हैं उन B and T सेल्स का जो लिम्फोमा या ल्यूकेमियाज होते हैं उनके अंदर जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो ट्रांसलोकेट कर दिए गए होते हैं इम्यूनोग्लोबिन जीन में या फिर T सेल रिसेप्टर्स में, जिसकी वजह से ही ल्यूकेमिया फिर या लिम्फोमा कैंसर फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे ल्यूकेमियाज या लिम्फोमाज में मेजर रोल कौन प्ले करता है? ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो है वो मोस्टली किस भी जीन की हुई होती है, तो वो ऐसी जगह पे हुई होती है जहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन को कोड करने वाला जीन प्रेजेंट हो, इसीलिए इनको ट्यूमर्स ऑफ इम्यून सेल बोला जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन ऑफ C माइस इन बर्किट्स लिम्फोमा, जो अभी हमने पीछे स्लाइड्स में डिस्कस की। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्यूमर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या शो किया गया है, हमें यहाँ पे रीअरेंज्ड इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन जीन फॉर्म किया गया है क्रोमोसोम 14 पे। क्रोमोसोम 14 पे हैवी चेन को कोड करने वाला जीन शो किया गया है जो इम्यूनोग्लोबिन को कोड करता है, पर उसकी रीअरेंजमेंट यहाँ पे शो की गई है। ये एनहेंसर है, ये प्रमोटर है, ये हमारी चेन है, ये वेरिएबल हैवी चेन, ये J चेन, हैवी चेन और ये D। ठीक है, ये लाइट चेन और ये हमारा एक्सोन है, ये स्विच रीजन है। तो ये हमारे सीक्वेंस की रीअरेंजमेंट शो करेगी है। अब यहाँ पे C माइस जीन क्या हो जाता है? एंटर कर जाता है। C माइस जीन एंटर कर जाता है क्रोमोसोम 8 से 14 पे आ जाता है वो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो जीन का सीक्वेंस था इम्यूनोग्लोबिन को कोड करने वाला वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो जो ट्रांसलोकेटेड C माइस जीन है वो क्या कोज करता है यहाँ पे? फिर बर्किट्स लिम्फोमा कोज करता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूमर एंटीजेंस के बारे में। ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस TSTA एंड ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस, ये एंटीजन हैं जो कुछ ट्यूमर सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और शो होते हैं। ठीक है, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं ट्यूमर सेल्स पे, और वो नॉर्मल सेल्स की बॉडी के ऊपर नहीं पाए जाते, जिसकी क्योंकि जो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं वो म्यूटेशन की वजह से ट्यूमर सेल्स के ऊपर जनरेट होते हैं और वो सेल के प्रोटीन्स को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे साइटोसोलिक जो प्रोसेस है इन प्रोटीन्स की वो क्या करती है? वो यहाँ पे कुछ पेप्टाइड्स को जनरेट करती है जो यहाँ पे क्लास 1 MHC जो मॉलिक्यूल है उसके थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, जो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल होता है, और वो एक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बाय ट्यूमर स्पेसिफिक CTL सेल्स के थ्रू। तो जो ट्यूमर एंटीजेंस हैं उनको ह्यूमन T सेल्स रिकॉग्नाइज करती है जो सिर्फ इन 4 कैटेगरी में आते हों। वो सारे ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, वो इन्हीं ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करती है जो इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट है ऐसे एंटीजेंस जो इनकोड किए जाते हैं जीन्स के थ्रू, जो ट्यूमर्स के थ्रू एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस किए जाएँ, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सप्रेस किए जाएँ। ऐसे एंटीजन जो इनकोड किए जाते हैं वेरिएंट फॉर्म के थ्रू, मतलब नॉर्मल जीन का जब वेरिएबल फॉर्म जो होती है, चेंज्ड फॉर्म जो होती है वो इनकोड करे। ठीक है, मतलब म्यूटेशन की वजह से जो एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और
जब एंटीजन एक्सप्रेस हो किसी डिफरेंशिएशन की साइट पे या फिर डिफरेंशिएशन लीनेज पे, मतलब जब सेल डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होती है, उनका फंक्शन जब निश्चित किया जाता है, उस टाइम पे अगर कोई एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा हमारी बॉडी की सेल्स के थ्रू। या फिर पर्टिकुलर ट्यूमर में जब एंटीजन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे ये एंटीजन क्या किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं हमारी बॉडी की सेल्स के थ्रू। बहुत सारे ट्यूमर एंटीजन जो होते हैं वो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से पेप्टाइड की फॉर्मेशन, मतलब वो पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, और वो पेप्टाइड क्या होते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको वो MHC मॉलिक्यूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं बाय एंटीजन स्पेसिफिक CTL सेल्स और हेल्पर T सेल्स के थ्रू वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये होते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस, ये यूनिक होते हैं ट्यूमर सेल्स के लिए, ठीक है, और वो नॉर्मल सेल्स में ओक्योर नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, इसका सेल्फ पेप्टाइड है, इसके साथ अटैच है क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये सेल्फ पेप्टाइड है, इसमें भी क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल है। अब ये सेल्फ जो पेप्टाइड है वो अल्टर हो गया है म्यूटेशन की वजह से, तो यहाँ पे न्यू पेप्टाइड आ गया है क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल में, जिसको हम TSTA बोल रहे हैं, ठीक है। TSTA का मतलब है ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। उनको फिटल पेप्टाइड अगर आ गया है हमारा, तो इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन हो रहा है हमारा एम्ब्रियोनिक जीन का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो एंटीजन है उसको नाम दे देते हैं TATAs, ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन इसको नाम दे देते हैं। और फिर जब ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है नॉर्मल प्रोटीन का, ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है नॉर्मल प्रोटीन का, तो TATA फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे जो जीन हो रहे हैं ना एक्सप्रेस, वो जीन हैं जो हमारी फिटल डेवलपमेंट के टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं कर पाता, पर ये एडल्ट में हमारे एक्सप्रेस नहीं होते। बट कभी कभी केसेस में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक जीन होते हैं वो एडल्ट फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो जाते हैं और ट्यूमर सेल्स को इनकोड करते हैं, क्योंकि ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन है वो भी प्रोटीन ही होते हैं, बट वो बहुत लो लेवल में एक्सप्रेस होते हैं नॉर्मल सेल्स पे, और वो हायर लेवल में एक्सप्रेस होते हैं ट्यूमर सेल्स पे, ठीक है। इसीलिए वो ह्यूमन T सेल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर लिए जाते हैं MHC1 क्लास के साथ बाइंड करके। जो नॉर्मल सेल्स पे अगर क्लास 1 MHC रिप्रेजेंट करेगी तो TH सेल एक्टिवेट नहीं होंगी, बट इन केसेस में जो हमारी TH सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, पेप्टाइड्स या फिर एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। होते हैं जो ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो सेल ट्यूमर कंसिस्ट करती है उन्हीं के ऊपर ये मतलब आते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कुछ कार्सिनोजेंस हैं, मिथाइल कोल एंथ्रीन, ठीक है, और भाई यूवी रेज ये क्या करेंगे, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करेंगी। अब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये कुछ एंटीजन रिप्रेजेंट करेंगी और ये एंटीजन आइडेंटिफाई किया जाएगा TH सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो कुछ एंटीजन्स होते हैं जो ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कार्सिनोजेंस को, ठीक है। अब जो ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन्स हैं केमिकली इंड्यूस ट्यूमर्स के, जो हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस से केमिकली इंड्यूस करते हैं ट्यूमर्स कुछ ऑर्गेनिज्म में टू स्टडी द ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन्स, ठीक है। वो इसीलिए वो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली इंड्यूस भी करना और उनको करेक्टराइज भी करना, क्योंकि हम उनको एंटीबॉडीज़ इंड्यूस करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, T सेल मेडिएटेड रिजेक्शन अगर हम बॉडी में क्रिएट कर दें किसी भी ऑर्गेनिज्म की T सेल मेडिएटेड रिजेक्शन अगर हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन्स को, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जिसने आइडेंटिफिकेशन करवाई कुछ जीन्स की जो इनकोड कर रहे थे, किसको इनकोड कर रहे थे, यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझेंगे,
ठीक है, किसको इनकोड कर रहे थे? TSTEs को इनकोड कर रहे थे। जब एक माउस था उसके अंदर एक ट्यूमरोजेनिक सेल लाइन जब क्या करी गई? इंड्यूस करी गई। जब उसमें ट्यूमर जनरेटिंग सेल लाइंस जब इंड्यूस करी गई तो उसको बोला गया टर्म पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या था? TSTA एंटीजन के लिए क्या साउंड करता है? ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। T से ट्यूमर, S से स्पेसिफिक, T से ट्रांसप्लांटेशन, A से एंटीजन। इसको कोड करने वाली कुछ ट्यूमर सेल्स को इंजेक्ट किया गया है माइस के अंदर, ठीक है। तो उन सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया टर्म पॉजिटिव से, ठीक है, जो हमारे क्या देंगी? ट्यूमर जनरेट करेंगी। किसके अंदर? माउस के अंदर या माइस के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? माउस को एक केमिकल म्यूटेशंस के साथ ट्रीट किया। कुछ सेल्स जो थी वो म्यूटेटेड हो गई। अब वो म्यूटेट हो गई तो वो कैपेबल नहीं थी आगे फर्दर ग्रो करने में, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ ट्यूमर, ठीक है। ये जो म्यूटेंट ट्यूमर सेल्स थी इनको हमने नाम दे दिया ट्यूम नेगेटिव। 3 तरह के क्लोन बने। एक ऐसी सेल्स थी जो आगे फर्दर ग्रो नहीं कर रही थी, तो वो ट्यूमर फॉर्म नहीं करेंगी, तो उसके हमने उनको नाम दे दिया ट्यूम नेगेटिव, नो ट्यूमर ग्रोथ। एक क्लोन था जो ट्यूमर फॉर्म कर रहा था, उसको हमने नाम दे दिया ट्यूम पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा क्लोन था जो ट्यूमर की ग्रोथ कर रहा था, उसको भी नाम दे दिया ट्यूम पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ट्यूम नेगेटिव वेरिएंट है वो एक्सप्रेस कर रहा है TSTA को एक्सप्रेस कर रहा है, बट वो ओरिजिनल जो हमारी पहली जो सेल लाइन थी जो हमने इंड्यूस करी थी माउस के अंदर, उसके थ्रू नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर हमारा TSTA एंटीजन आ गया है। इसका मतलब ये है जो सेल्स हमने इस माइस के अंदर इंजेक्ट करी थी उन सेल्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। ये एंटीजन किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है? नॉर्मल सेल्स के अंदर। इसी वजह से आगे फर्दर कोई भी ट्यूमर की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो टेस्टा स्पेसिफिक TCL है, TCL का मतलब क्या है? ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो जब इन सेल्स को हम आइसोलेट करते हैं, क्लोन करते हैं CTLs को, कहाँ से? माउस से जब हम उसको क्या कर रहे हैं? आइसोलेट करके क्लोनिंग करवा रहे हैं, तो ये क्या कंसिस्ट करता है? TSTA स्पेसिफिक CTLS क्या है? जो हमारा T सेल्स जो हेल्पर T सेल्स है उसको इंड्यूस करने वाला जो रिसेप्टर्स है, ये किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? ये टर्म नेगेटिव ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और प्रिवेंट करेगा किसकी? ट्यूमर की ग्रोथ को। तो टू आइडेंटिफाई द जीन जो इनकोड कर रहे हैं इस टेस्टा को, जो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं टर्म नेगेटिव सेल्स के थ्रू, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कैसे स्टडी किए? एक कॉस्मिड DNA लाइब्रेरी बना के, किससे? टर्म सेल से, ठीक है। प्रिपेयर करी हमने एक सर्कुलर DNA लाइब्रेरी टर्म नेगेटिव सेल से, फिर उसको ट्रांसफ़र करा टर्म पॉजिटिव सेल्स में, फिर उसको इनक्यूबेट किया ट्रांसफेक्टेड टर्म पॉजिटिव सेल्स के साथ जो टेस्टा के साथ ट्रांसफेक्ट है, मतलब इन्फेक्टेड है, ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व किया फॉर लाइसिस। जब हमने उनको लाइसिस के लिए ऑब्जर्व किया तो हमने क्या पाया कि जो हमारी टर्म नेगेटिव जीन को कोड कर रही थी, टर्म नेगेटिव जीन जो कंसिस्ट कर रही थी, वो सेल कोई भी लाइसिस नहीं शो करती, मतलब उसमें सेल डिस्टर्ब्ड नहीं होती है, बर्स्ट आउट नहीं होती है, ना ही वो TSTA एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। जो टर्म नेगेटिव जीन 2 था उसमें भी कोई लाइसिस नहीं है और सेल के अंदर TSTA एंटीजन नहीं प्रेजेंट। पर जब टर्म नेस्टा TST जीन वाली सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स के ऊपर हमारा TSTA एंटीजन प्रेजेंट है, ये लाइसिस शो करती हैं और ये TSTA एंटीजन को एक्सप्रेस भी करती हैं। तो ये शो कर रही हैं कि जो सेल्स हैं वो क्या हो गई हैं? ट्रांसफेक्ट हो गई हैं, ठीक है। जब हमने उनको किसके साथ इंक्यूबेट किया? जब हमने उनको इंक्यूबेट किया था किसके साथ? हमने TSTA स्पेसिफिक CTL क्लोन के साथ जब हमने उनको इंक्यूबेट किया तो उनके ऊपर क्या आ गया? हमारा TSTA एंटीजन आ गया, जिसको वो
एक्सप्रेस कर रही हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे सेल्स को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और उनको इफेक्ट को हमने यहाँ पे स्टडी किया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि कुछ एंटीजन हैं जो ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं और कुछ एंटीजन्स होते हैं जो ट्यूमर स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने दो ऐसे मेथड फैसिलिटेट किए जो करेक्टराइज कर सकते हैं TA सेल्स को। वन मेथड में पेप्टाइड्स बाउंड होते हैं क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ। एक में हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ बाइंड होते हैं, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ मेम्ब्रेन पे, ट्यूमर सेल्स के मेम्ब्रेन पे। उसको हम इल्यूट आउट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, और फिर उसको HPLC जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसके थ्रू हम प्योरीफाई करते हैं और उसको सीक्वेंस करके स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में सफिशिएंट पेप्टाइड हमारा निकल आता है जिसकी वजह से हम एडवांस डिग्रेडेशन के थ्रू आगे फर्दर इस पेप्टाइड की स्टडी कर पाते हैं। और सेकंड अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, ट्यूमर सेल की जो सर्कुलर DNA लाइब्रेरी है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफेक्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्ट करवाते हैं COS के साथ, COS सेल्स के साथ, या कोई भी ऐसी सेल्स जो इन्फेक्टेड हो सेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मंकी किडनी COS सेल्स हैं, ठीक है, उनके साथ हम उसको इन्फेक्ट करवाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफेक्ट कर रखी हैं जीन के साथ, ऐसे जीन के साथ जो जीन क्या कोड करते हैं, SV40 लार्ज T एंटीजन्स जो कोड करते हैं। ऐसी सेल है मंकी किडनी सेल्स जो क्या जीन कंसिस्ट कर रही है, ऐसा जीन जो किसको कोड कर रहा है, SV40 लार्ज T एंटीजन्स को। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ हम ट्रांसफेक्ट कर रहे हैं COS सेल्स को। ठीक है, अब ये ट्रांसफेक्ट हो गई। ठीक है, व्हेन दीज सेल्स आर लेटर ट्रांसफेक्टेड विद प्लाज्मिड जो कंटेन कर रहा है ट्यूमर सेल जो सर्कुलर DNA लाइब्रेरी की भी है एंड SV40 की भी है, सर्कुलर DNA लाइब्रेरी की भी है और SV40 की भी है, दोनों की जब सेल्स है तो जो लार्ज T एंटीजन है वो स्टिमुलेट करता है क्या, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन। अब इसके अंदर प्लाज्मिड भी है और ये जीन भी है, तो ये जो जीन है ये क्या कर रहा है, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो प्लाज्मिड का नंबर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो 104 से 105 हमारे प्लाज्मिड को भी कॉपी हर एक सेल में प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूमर सेल का DNA है उसका एक्सप्रेशन हाई लेवल का हो जाता है। तो जो जीन को इनकोड कर रहे हैं टेस्टा को, वो क्या शो कर रहे हैं, सेलुलर जीन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, बाय जनरेटिंग सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कैरेक्टराइज करते हैं टेस्टा को कि भाई ये जो हमारे साइटोसोलिक प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स हैं ये प्रोसेस्ड किए जाते हैं क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के थ्रू या नहीं, और ये एंटीजन ट्यूमर स्पेसिफिक है या नहीं है। अब कुछ हमारे जो ट्यूमर एंटीजन्स हैं वो वायरस के थ्रू इंड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल सेल में। इसको कंडक्ट करने के लिए मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, माइस के अंदर किल्ड सेल, ठीक है, किसकी, पोलियोमा, हमारी जो हमारा पोलियोमा इंड्यूस्ड ट्यूमर होते हैं, पोलियोमा इंड्यूस्ड ट्यूमर वायरस जो होते हैं उनकी किल्ड सेल को इंजेक्ट किया गया, किसके अंदर, माइस के अंदर। तो रिकम्बिनेंट PV ट्यूमर एंटीजन, PV का मतलब यहाँ पे है पोलियोमा वायरस इंड्यूस्ड जो हमारे ट्यूमर एंटीजन है उनको रिकम्बिनेंट फॉर्म में किसके अंदर, माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो जो लाइव PMV है वो इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल्स, जो लाइव PV थी वो तो क्या कर रही थी, जो जिंदा थी वो तो ट्यूमर सेल्स इंड्यूस कर रही थी, पर जो लाइव नहीं थी, जो हमारी लाइव नहीं थी वो कोई भी ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमें क्या शो कर रही है, फर्स्ट पिक्चर हमें ये शो कर रही है कि इन माइस के अंदर हमारा जो पोलियोमा वायरस है उसको वैक्सीनिया वेक्टर वैक्सीन के साथ, वैक्सीनिया वेक्टर वैक्सीन के साथ, वेक्टर वैक्सीन के साथ मिला के रिकम्बिनेंट फॉर्म में माइस के अंदर क्या करा गया, इंड्यूस किया गया, जिसकी वजह से कोई ट्यूमर नहीं बना क्योंकि यहाँ पे क्या थी, वैक्सीनिया वेक्टर वैक्सीन थी। ठीक है, बी पिक्चर हमें ये शो कर रही है कि जब हमने वैक्सीनिया वायरस वेक्टर को PV ट्यूमर एंटीजन के साथ इंजेक्ट किया
तो जो हमारी यहाँ पे जो सेल्स थी वो TCL स्पेसिफिक थी PV ट्यूमर एंटीजन के लिए, जिसकी वजह से भी हमारे माइस में कोई ट्यूमर नहीं आया। C सेल्स हमें ये शो करती थी कि यहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं दी गई, मतलब अनइम्यूनाइज्ड हमारा माइस था यहाँ पे। और हमारी क्या थी यहाँ पे सिनर्जेनिक रिसेपेंट था, मतलब CTL सेल्स तो थी, इंजेक्ट करी गई, और हमारे पास लाइव PV इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल्स भी इंजेक्ट करेगी। बट चूंकि यहाँ पे CTLS सेल्स थी, इसकी वजह से यहाँ पे कोई ट्यूमर जनरेट नहीं हुआ। फिर हमारा अनइम्यूनाइज्ड कंट्रोल था और लाइव PV इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल्स थी। बट अभी यहाँ पे CTLS नहीं है, CTLS नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वैक्सीन यहाँ पे नहीं दी गई। इसकी वजह से हमारा जो ट्यूमर है वो डेवलप होता है माइस के अंदर। इसको अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो ये है कि भाई जब लिम्फोसाइट्स हैं वो ट्रांसफ़र करी जाती है माइस से विद ए वायरस इंड्यूस्ड ट्यूमर, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, वैक्सीन दी थी। वैक्सीन में हमारी क्या थी, लिम्फोसाइट्स थी। लिम्फोसाइट हमने वायरस के साथ दी, तो हमारा जो रेसिपिएंट है वो रिजेक्ट कर देता है ट्रांसप्लांट को, और यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस्ड सेल भी सेम वायरस के थ्रू क्या कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं आता, वायरस इफेक्ट नहीं शो कर पाता, मतलब यहाँ पे हमारा ट्यूमर डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्लाइड है कि बहुत सारे ट्यूमर्स जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते, जैसे ओनकोफेटल ट्यूमर एंटीजेंस। ये जैसे नेम से हमें पता चल रहा है ओनकोफिटल ट्यूमर्स हैं, ठीक है। इसमें दो वेल स्टडीड ओनकोफिटल एंटीजेंस हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन एंड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है ये सिर्फ कैंसर सेल्स में ही नहीं पाए जाते, बल्कि ये नॉर्मल जब हमारा फिटल डेवलपमेंट होती है, फिटस की डेवलपमेंट होती है, उनकी सेल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट में भी ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे ट्यूमर सेल्स में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरे हैं ओन्कोजीन प्रोटीन्स एज ट्यूमर एंटीजेंस। ओन्कोजीन प्रोटीन्स एज ट्यूमर एंटीजन, बहुत सारे हमारे ट्यूमर्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस, जो सेलुलर ओन्कोजीन्स के थ्रू इनकोड किए जाते हैं। ये जो एंटीजेंस हैं ये नॉर्मल सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मल सेल्स पे प्रोटो ओन्कोजीन के थ्रू इनकोड किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस में कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता ओन्कोजीन और प्रोटो ओन्कोजीन में, बल्कि इंक्रीज्ड लेवल होता है ओन्कोजीन के प्रोडक्ट का, कि ओन्कोजीन का प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है और प्रोटो ओन्कोजीन का जो प्रोडक्ट है वो लेस एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का, जिसमें क्या होती है वो एग्जिबिट करती है एलिवेटेड एक्सप्रेशन किसका, ओन्कोजीन इनकोडेड न्यू प्रोटीन का। मतलब यहाँ पे ओन्कोजीन इनकोड करें न्यू प्रोटीन एंड प्रोटो ओन्कोजीन भी इनकोड करें न्यू प्रोटीन, पर प्रोटो ओन्कोजीन जो न्यू प्रोटीन कोड कर रहा है वो कम एक्सप्रेस हो रहा है और ओन्कोजीन जो न्यू प्रोटीन कोड कर रहा है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का काम करता है, कौन, न्यू प्रोटीन। वेयरएज जो नॉर्मल एडल्ट सेल्स हैं वो एक्सप्रेस कर रही है ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यू प्रोटीन की, बहुत कम अमाउंट। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द न्यू लेवल, एंटी न्यू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगी और एलिमिनेट करेंगी ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बिना नॉर्मल सेल्स को डैमेज किए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाटास ओन ह्यूमन मेलानोमास। बहुत सारे ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस होते हैं ह्यूमन मेलियोनोमास में। मेलियोनोमास जो मेलेनोसाइट्स होती हैं, जो मेलानिन पिगमेंट जनरेटिंग सेल्स होती हैं। इनमें से 5 हैं, MAG फर्स्ट, MAG 3 एंड बेज, गेग फर्स्ट, गेग 2। ये हमारे ओन्कोफिटल टाइप के एंटीजेंस हैं। ये सारे एंटीजन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में ह्यूमन मेलियोनोमा ट्यूमर्स में एक्सप्रेस होते हैं और बहुत सारे दूसरे ट्यूमर्स में भी एक्सप्रेस होते हैं। बट ये नॉर्मल डिफरेंशिएटेड टिश्यू में सिर्फ टेस्टिस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेस होते हैं सिर्फ टेस्टिस में, मतलब सिर्फ जर्म लाइन में ये एक्सप्रेस होते हैं। इन एडिशन इन नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन एंटीजेंस एक्सप्रेस होते हैं नॉर्मल मेलेनोसाइट में, जिसमें हमारा GP100 आ गया, मेलान A आ गया, ठीक है, मार्ट फर्स्ट आ गया और GP75 आ गया,
ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं मेलेनोमा सेल्स में, जिसकी वजह से जो ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन है उनका फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो पाता है। बहुत सारे ह्यूमन मेलेनोमा ट्यूमर एंटीजन्स हैं जो बहुत सारे दूसरे ट्यूमर्स के थ्रू भी शो किए जाते हैं, जिसमें से 40% ह्यूमन मेलेनोमा पॉजिटिव होते हैं मेज फर्स्ट के लिए और 75 पॉजिटिव होते हैं मेज सेकंड एंड मेज थर्ड के लिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ मेलेनोमास ही इनको एक्सप्रेस नहीं करती, दूसरी सेल्स भी एक्सप्रेस करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर एंटीजन सिर्फ कैंसर सेल के थ्रू एक्सप्रेस किए जाएँ, बहुत सारी दूसरी सेल्स भी इनको एक्सप्रेस करती हैं। इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स की। वैसे तो हम इम्यूनोलॉजिकल जो हमारा थेरेपेटिक इम्यूनोलॉजिकल अफेक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स कैसे शो किया जाता है कैंसर के केस में। ट्यूमर एंटीजन कैन बी शोन टू इंड्यूस बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ट्यूमर के ऊपर जो एंटीजन्स हैं वो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को ही जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। कुछ केसेस में जो एफसी रिसेप्टर है नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर, वो एंटीबॉडी कोटेड ट्यूमर सेल्स को बाइंड करता है, जिसकी वजह से ADCC इफेक्ट जनरेट होता है। जो इंपॉर्टेंस है नेचुरल किलर सेल्स की ट्यूमर इम्यूनिटी में, वो म्यूटेंट माउस स्ट्रेन जिसको बीक एंड चेडिक हिगासी सिंड्रोम जो ह्यूमंस में होता है उसके थ्रू हमने सजेस्ट किया, मतलब इनके थ्रू एक्सपेरिमेंट करके हमने एक हिपोथेसिस दिया, जिसमें हमने बोला कि नेचुरल किलर सेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ट्यूमर के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन ईच केस ए जेनेटिक डिफेक्ट कोजेस मार्क्ड इम्पेयरमेंट ऑफ नेचुरल किलर सेल्स एंड एन एसोसिएटेड इंक्रीज इन सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। हमने ये पाया कि जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उसमें नेचुरल किलर सेल्स में क्या आते हैं, उनके जीन्स में या उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, कैंसर जनरेट होती है और कैंसर का पता लगता है कि बॉडी में कैंसर है। मैक्रोफेज का जो क्लस्टर है वो ट्यूमर्स के अराउंड फॉर्म हो जाते हैं। मैक्रोफेज क्या है, हमारी फेगोसाइटिक सेल्स है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। ठीक है, मतलब इनेट इम्यूनिटी में और हमारा मेजर रोल प्ले करती है और सेलुलर डिफेंस में मेजर रोल प्ले करती हैं। तो जो मैक्रोफेज हैं वो एक्सप्रेस करती हैं FC रिसेप्टर्स। ठीक है, ये FC रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी आके इनसे बाइंड हो जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लाइटिक एंजाइम्स के थ्रू और रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के थ्रू इंड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे ADCC कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो मैक्रोफेज हैं ये कई बार ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को भी सिक्रेट करती हैं और इम्यून सिस्टम को इंजेक्ट करती हैं। जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंजेक्ट किया जाता है ट्यूमर बियरिंग एनिमल्स में, तो ये पाया गया है कि ये हेमरेज ब्लड फ्लो जो होता है इंटरनली उसको इंड्यूस करता है और ट्यूमर का नेक्रोसिस करता है, मतलब ट्यूमर को डैमेज करके उनकी सेल्स को किल करता है। अब ट्यूमर सेल्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस करती हैं लो लेवल किसका, क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल का एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। इसकी वजह से नॉर्मल सेल से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ट्यूमर सेल्स को। जैसे कि हमें पता है जो CD8 पॉजिटिव है, ठीक है, उसको CTLS रिकॉग्नाइज करती हैं और वो तभी रिकॉग्नाइज करती हैं जब वो क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो। अगर हमारे क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल में कुछ भी अल्टरेशन है तो CTL मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे लिम्फोसाइड मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है, साइटोटॉक्सिक T सेल लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे CTL क्या है, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट। ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं जब हमारी ट्यूमर सेल CD8 को रिप्रेजेंट करती हैं और CD8 हमारा क्लास फर्स्ट से बाइंड होता है। बट अगर क्लास फर्स्ट में कुछ भी चेंज आता है तो CTL उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें CTL सेल है वो बाइंड हो गई हैं, जब हमारा CD8 पॉजिटिव क्लास फर्स्ट के साथ बाइंड है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके और रिकॉग्नाइज कर लेंगी और प्रोसीड करेंगी ट्यूमर एंटीजन को। ठीक है, अब
ट्यूमर सेल है, क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल है, मॉडरेट क्लास फर्स्ट है, ये एस्केप हो जाता है। लो क्लास फर्स्ट MHC है तो ये एस्केप हो जाता है। ठीक है, अब देख हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है सेल्स की वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसमें क्या होता है, या तो मॉडरेट क्लास फर्स्ट MHC होता है या बहुत कम क्लास फर्स्ट MHC एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज्ड लेवल है क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल का, इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इम्यून सेल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारी बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ रही है। सो जो एब्सेंस है MHC फर्स्ट की वो ट्यूमर के ऊपर एक इंडिकेशन होती है पुअर प्रोग्नोसिस का, जिसकी वजह से हमारी जो साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स है वो एक्शन में आ जाती हैं और वो सेल्स को क्या करती हैं, बाद में किल कर पाती हैं और आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये नॉर्मल सेल्स नहीं, ये ट्यूमर सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स में मॉडरेट लेवल, हाई लेवल एक्सप्रेशन होता है क्लास फर्स्ट MHC का, बट जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनमें मॉडरेट या बहुत लो लेवल होगा, जिसकी वजह से हमारी साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स आके उससे बाइंड करेंगी और उसको किल कर देंगी और उसको आइडेंटिफाई करेंगी ये सेल्स क्या हैं, ट्यूमर सेल्स हैं।